तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडवांस स्टडी शाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको हिंदी की क्लासेस कवर करवा रही हूँ, जिसके अंतर्गत मैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण सारी क्लासें मैं इसके आगे मैं ले चुकी हूँ। और आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है वाक्य के भेद। तो जो भी वाक्य के भेद हैं जो कि दो आधारों पर दिए गए हैं, वो सारे मैं इस क्लास में कवर करवाने वाली हूँ और बहुत ही कम समय में आपको बेस्ट नोट्स के साथ मैं इस क्लास को करने वाली हूँ। आप ये मेरी गारंटी है कि अगर यहाँ से अगर वाक्य के भेदों से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इससे आगे नहीं जाएगा, ये आप निश्चिंत रहें। तो जैसा कि आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते चलिए, आपको बहुत ही काम आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की आपकी क्लास। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वाक्य के भेद। तो हम देख लेते हैं कि दो आधारों पर वाक्य भेद किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो वाक्य के भेद हैं हमारे, वो दो आधारों पर किए गए हैं, जिसमें पहला आधार है हमारा रचना के आधार पर और दूसरा आधार है हमारा अर्थ के आधार पर। तो वाक्य के भेद एक तो रचना के आधार पर किए गए हैं और दूसरा हमारा अर्थ के आधार पर किए गए हैं। तो चलिए डिटेल्स में हम इनको देख लेते हैं। तो पहला हमारा है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद किए गए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि रचना के आधार पर जो है वो वाक्य के तीन भेद बताए गए हैं। तो मैं तीनों भेदों को यहाँ पे देख लेती हूँ। पहला है हमारा साधारण या सरल वाक्य। ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है, बीटीसी डीएलएड में भी ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि साधारण या सरल वाक्य क्या होता है। तो जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य तथा एक ही विधेय हो तथा उस वाक्य में एक ही मुख्य क्रिया हो, उसे हम साधारण वाक्य बोलेंगे। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल यहाँ पे है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। इसका एक ही उद्देश्य है कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है और कोई कार्य मोहन नहीं कर रहा है। और सीता गाना गा रही है। तो ये हमारा नॉर्मली साधारण वाक्य हो जाएगा। दूसरा हमारा है फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य। तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि जिस वाक्य में दो या दो से अधिक उपवाक्य हों और वे किसी योजक से जुड़े हों, मतलब योजक मतलब कार्य। तो जिस वाक्य में दो उपवाक्य हों और वो आपस में किसी योजक के द्वारा जुड़े हों, वहां हम संयुक्त वाक्य से बोल सकते हैं। उदाहरण देख लेंगे हम। उदाहरण है पहला इसमें है कि मोहन ने खाना खाया और सो गया। मोहन ने क्या किया, मोहन ने पहले खाना खाया और वो सो गया। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आप ऐसे भी देख लेंगे कि वो है मतलब वो है सो गया, तो कौन सो गया, तो आपको पहला पूरा पढ़ना पड़ेगा कि मोहन ने खाना खाया फिर वह सो गया। दूसरा है राम चंडीगढ़ से आया और श्याम से मिला। मतलब ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से वाक्य और के द्वारा जुड़े हुए हैं। और देख लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि मुख्य पहचान इसकी क्या है। मतलब अगर कहीं ये वाक्य आ जाते हैं तो हम बिना डेफिनेशन के इनको कैसे पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे है कि जहाँ वाक्य के बीच में और, तथा, इसलिए, अतः, अतएव, किंतु, परंतु, यद्यपि, अगर ये वर्ड किसी भी वाक्य के बीच में आते हैं और दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं तो वहाँ आप समझ लीजिएगा कि वो संयुक्त वाक्य है। आगे और रचना के आधार पर जो हमारा तीसरा वाक्य है वो है मिश्र या मिश्रित वाक्य। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो तथा दूसरा वाक्य आश्रित हो, मिश्रित वाक्य कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें एक वाक्य प्रधान होगा और जो दूसरा वाक्य होगा वो उसी वाक्य के ऊपर आश्रित होगा। इसकी हम उदाहरण देख लेंगे फ्रेंड्स। इसका उदाहरण है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ है कि यह वही भारत देश है जिसे किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि जैसे आप इसको, ये वाक्य पहला, ये वाक्य हो गया प्रधान वाक्य हमारा और ये वाक्य है उपवाक्य। मतलब ये जो वाक्य है ये इसी वाक्य के ऊपर आधारित है। जैसे अगर हम ऐसे को बोल दें, जैसे हम आधा वाक्य पढ़ दें कि यह वही भारत देश है, तो इसके आगे कुछ ना कुछ होगा, ये आपको पढ़ के ही समझ में आ रहा है। और अगर ये भी पढ़ दें जिसे किसी समय सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो किसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, ये भी इसके ऊपर आश्रित है कि यह वही भारत देश है। तो ये हमारा मिश्रित वाक्य हो गया, यहाँ कॉमा लगा हुआ है। दूसरा हमारा है कुसुम ने कहा कि वह कल कानपुर जाएगी। यहाँ पे ये कॉमा आएगा कि कुसुम ने कहा कि, अगर आप यहाँ से भी पढ़ लेंगे कि वह कानपुर जाएगी तो इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं निकलेगा। या यहाँ भी आप देख लेंगे कि कुसुम ने कहा, तो ये अधूरा वाक्य है, आपको देख के ही पता चल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे संयुक्त वाक्य मिश्रित वाक्य हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे रचना के आधार पर ये तीन भेद खत्म हो चुके हैं। आगे हम देख लेते हैं फ्रेंड्स अर्थ के आधार पर वाक्य।
तो जो अर्थ के आधार पर वाक्य है, यहाँ देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्यों को अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के बताए गए हैं। मतलब जो अर्थ के आधार पर वाक्य है उनके 8 भेद है। यहाँ हम 8 भेदों को बहुत ही अच्छे से देखने वाले हैं। तो पहला जो है हमारा वो है विस्मयवाचक वाक्य। तो इसके अंतर्गत क्या है कि जिन वाक्यों में आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा आदि का भाव व्यक्त हो वहां वह विस्मयवाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यहाँ पे ये आश्चर्य प्रदर्शित कर रहा है कि वाह यह कितना सुंदर दृश्य है, तो ये हमारा हो गया विस्मयवाचक वाक्य। दूसरा हमारा है विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य। तो जैसा कि आपको यहाँ से पता पड़ रहा है कि आज्ञावाचक वाक्य, तो जिन वाक्यों में अनुमति या आज्ञा लेने या देने का बोध हो वहां वह विधिवाचक या आज्ञावाचक वाक्य हो जाएगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि चुपचाप अपना काम करो, इसमें किसी को आज्ञा दी गई है कि चुपचाप आप अपना काम करें, तो ये हो गया हमारा आज्ञावाचक वाक्य। तीसरा हमारा हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्नवाचक वाक्य। तो जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए, ये तो बहुत ही नॉर्मल है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। जैसे तुम कब से पढ़ रहे हो, तुम कब से पढ़ रहे हो, तो कोई बंदा है जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम कब से पढ़ रहे हो, यहाँ ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत पीछे जो है। आगे हम देख लेते हैं। और चौथा हमारा इसका भेद है विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य में क्या है कि जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सामान्य जानकारी हमें मिल सके वह विधानवाचक वाक्य होगा। जैसे मोहन कल बाजार गया था, तो यह कोई नॉर्मली जानकारी है, किसी ने किसी को बोला है कि मोहन कल बाजार गया था, तो ये हो गया हमारा विधानवाचक वाक्य। अगला और पांचवा भेद है इसका निषेधवाचक वाक्य। निषेध का मतलब आप सभी को नहीं पता है तो बता देती हूँ। निषेध का मतलब किसी कार्य के लिए मना करना या ना करना होता है। जैसे कि जिन वाक्यों में किसी कार्य को करने में असमर्थता व्यक्त की जाए वहां निषेधवाचक वाक्य होगा। जैसे राधा नहीं पढ़ेगी, यहाँ पे मना किया गया है। अगला और छठवां है हमारा संदेहवाचक वाक्य। इसका मतलब क्या है कि जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त की जाए, जिन वाक्यों में संदेह या शंका व्यक्त की जाए वहां संदेहवाचक वाक्य होगा। जैसे शायद आज बारिश हो, इस वाक्य में कोई कंफर्म नहीं है, शायद आज बारिश हो, तो यहाँ संदेह व्यक्त किया गया है कि शायद हो सकता है आज बारिश हो। तो ये हमारा छठवां भेद हो गया। आगे 2 भेद और बचे हैं हमारे, आगे देख लेते हैं। सातवां भेद, तो यहाँ पे संकेतवाचक वाक्य। तो जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे वर्षा हो जाए तो गर्मी दूर हो, इसका मतलब है कि जब वर्षा होगी तभी गर्मी दूर होगी, तो यहाँ पे संकेत दिया गया है कि अगर वर्षा होगी तो गर्मी दूर हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा 7वां भेद फ्रेंड्स। और 8वां भेद जो है और इसका लास्ट भेद है इच्छावाचक वाक्य। तो जहाँ आशा, इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाए, जहाँ आशा, इच्छा या आशीर्वाद व्यक्त किया जाए, जैसे चलो अब बाजार चला जाए, मतलब किसी की इच्छा है, वो बोल रहा है दूसरे के से कि चलो अब बाजार चलते हैं हम लोग, तो ये हमारा हो गया इच्छावाचक वाक्य। तो वाक्य के जितने भी भेद थे, जितने भी आधारों पर थे, 2 आधारों पर थे, एक तो रचना के आधार पर और दूसरा अर्थ के आधार पर। वाक्य के केवल यही 2 भेद हैं और इनके उपभेद जो भी है मैंने बता दिए हैं। और ये वीडियो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि एडवांस स्टडी शाला के नाम से बना हुआ है। यहाँ पे आपको रोज़ नई नई वीडियो और बहुत ही अच्छे हैंडराइटिंग नोट्स में मिलती रहेंगी। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सपोर्ट करिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।